हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें हम चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आई थिंक दिस इज चैप्टर 1, यूनिट 1, चैप्टर 1। और यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, राइट। अब हम करेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रो और उसके बाद क्या है? स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ रिलेटेड है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? दैट इज रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो है क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद the study of electric force, electric field, electric potential and electric energy due to charges at rest। समझ आई? उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? तो डेफिनेशन द्वारा लिखनी है। तो डेफिनेशन में मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या है कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, electric field, electric potential and electric energy due to charges at rest, that is known as electrostatic। सिंपल सी बात, electro means electric charge, static means rest। तो study of electric charge at rest, सिंपल सी बात, that is known as electrostatic, the branch of physics which deals with the study of electric charges at rest, that is known as electrostatic। definition नोट कर लें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि फोटोकॉपियर है, आप जीरोक्स करवाते हो, और इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स हैं, वैंडीग्राफ जनरेटर है, पावर क्या बोलते हैं उसको, पावर फैक्टर करेक्टर्स हैं हमारे पास। जो लाइटनिंग एंड थंडर है, इसको भी हम इसी फिनोमेना के साथ एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें हम लगाते हैं। स्प्रे पेंटिंग है हमारे पास, पाउडर कोटिंग है, ये सारे जो है हमारे पास। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी हमने एक्सप्लेन करना है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद ये पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। स्टडी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पता चल गया। नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इलेक्ट्रिक चार्ज करते रहते हैं, होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? एक फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन मैटर। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन मैटर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन मैटर मतलब वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन मैटर को क्या करता है? उसी के कारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। फिजिकल क्वांटिटी विच कॉज इलेक्ट्रिक फोर्सेस, या विच कॉज इलेक्ट्रिक फोर्सेस इन, क्या बोलते हैं इसको? मैटर बोलते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज हम मेजर भी कर सकते हैं। अब आप सिंपल देखो, हमारे पास एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड देखा होगा। ग्लास रोड को आपके पास सिल्क पड़ी हुई है। जब आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हो, आपने सिंपल एक काम करना है, ग्लास रोड लेनी है। ग्लास रोड आपने देखा होगा, केमिस्ट्री लैब में भी होती है। ऐसी एक आपने क्या करनी है, ग्लास रोड लेनी है और ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब कर देना है, ठीक है। फिर एक ग्लास रोड आपने क्या करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ सस्पेंड कर देनी है फ्रीली धागे के साथ। जिस ग्लास रोड को आपने सिल्क के साथ, पहले ग्लास को सिल्क के साथ रब करना है, मतलब दोनों ही टांग लो आप, सिंपल सी बात, दोनों ग्लास रोड टांग लो। एक को आपने ऐसे रख दिया, दूसरी को ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब कर दिया, राइट। पहले एक को रब किया, फिर दूसरी ग्लास रोड को रब कर दिया सिल्क के साथ। फिर आपने जब वो ग्लास रोड को पास में लेके आओगे ना, तो आपने देखना है कि उनमें रिपल्शन होती है। क्या होती है? रिपल्शन। जैसे मान लो ये मेरे पास एक ग्लास रोड है, इधर एक ये ग्लास रोड है मेरे पास, मैंने इसको ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, मैंने इसको भी ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया। तो जब हम इसको पास में लेके आएंगे तो इनमें क्या होगी? रिपल्शन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लास रोड तो पहले न्यूट्रल थी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था।
ग्लास रोड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थी। जैसे ही आपने उसको सिल के साथ रब किया दोनों ग्लास रोड को, तो उनमें प्रॉपर्टी आ गई, वो एक दूसरे को क्या करने पड़े, रिपेल करना शुरू कर दिया। व्हाट डज इट मीन, कि उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आया हो तभी रिपेल होगा, राइट। तो हमारे पास चार्ज तो मैंने बता दिया कि चार्ज क्या है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज इलेक्ट्रिक फोर्सेज इन मैटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट दे आर नोन एज स्टैटिक चार्जेस। अगर हम बोले कि व्हाट इज स्टैटिक चार्जेस, तीसरी बात, स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पता चल गया, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पता चल गया, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पता चल गया, उसके बाद मैं बोल रहा हूं स्टैटिक चार्ज। ये मैंने ग्लास रोड की जो आपको एग्जांपल बताई, मतलब ग्लास रोड के ऊपर कहीं ना कहीं से चार्ज आया है, कहां से आया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इतनी बात आपने याद रखनी है कि जब हम ग्लास रोड को सिल के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर क्या आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है जिसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। तो दूसरी ग्लास रोड भी हम सिल के साथ रब करेंगे तो दोनों को जब हम पास में लेके आएंगे तो उनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। इसका मतलब ग्लास रोड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आया तभी वो रिपेल होगा, क्लियर है। उसके बाद अब हमारे पास आ गया स्टैटिक चार्जेस। व्हाट इज स्टैटिक चार्जेस, या व्हाट आर स्टैटिक चार्जेस, व्हाट इज स्टैटिक चार्ज और व्हाट आर स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट दे आर स्टैटिक चार्जेस। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, फोर्थ पॉइंट याद रखना है, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी, दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ये चार्ज के बारे में बता रहा हूं आपको बहुत सारी चीजें। चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है, ये तो आपको पता है, राइट। इसको कैपिटल सी के साथ नोट करते हैं कूलम को। और डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज कितना होता है, AT। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है, Q अपॉन T, तो दिस इंप्लाइज Q किसके बराबर होगा, IT। I करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। टाइम का हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, T। तो हमारे पास दोनों की डायमेंशन क्या आ गई, A इंटू T। दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, राइट। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पता चल गया, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पता चल गया, आपको स्टैटिक चार्ज पता चल गया, राइट। और आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज AT। A इज एम्पियर एंड T इज टाइम। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट क्या है, हमारे पास टू काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं। ये तो सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है कि हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पपीता चार्ज, एक आलू चार्ज। कौन से होते हैं चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। सिंपल सी बात, टेंथ से आप पढ़ते आ रहे। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो चार्जेस हैं दे आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूट्रल भी होता है हमारे पास, न्यूट्रल चार्ज भी होता है। न्यूट्रल चार्ज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव नो चार्ज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ऑब्जेक्ट्स हैविंग नो नेट चार्ज, जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो ऐसा हो कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, या हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सरफेस है इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। मैं कहता हूं कि इसके ऊपर भी, ये हमारे पास क्या है, बुक है, राइट, इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। मेरे हाथ में पेन है, इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। आप कॉम ही करते हो ना, कॉम करते हो ना, तो कॉम के ऊपर भी चार्ज आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जितनी बार आप कॉम करते हो उतनी बार आपका वेट बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जब हम कॉम करते हैं ना तो हमारे वेट के ऊपर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, कम होता है, ज्यादा होता है, हम बताएंगे आज। तो हमारे पास मैंने क्या बोला कि
बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जब आप ग्लास रोड को सिल के साथ रब करोगे, राइट, तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, सिल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। एक हमारे पास एवोनाइट रोड होती है, राइट, उसको फर के साथ करना है, जब ग्लास रोड को आपने फर के साथ करना है, फर का मतलब पता है ना, वो जब आप सर्दियों में कोट डालते हो उसके ऊपर फर आती है ना कोट के ऊपर, राइट, उसको फर बोलते हैं। तो ग्लास रोड को अगर आप फर के साथ रब करोगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। जरूरी नहीं है कि ग्लास रोड के ऊपर एक ही तरह का चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्लास रोड के ऊपर कोई भी चार्ज आ सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होती है, वो मैं आज ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो है वो आपने लर्न करनी है और याद करनी है। मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप कॉम करते हो तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आता है और कॉम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। वैसे भी आप देखिए ना कि कॉम करते 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 आप स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर देते हो, अगर रखो तो वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर क्या करते हैं, कॉम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पता है सभी को कि जैसे हम कॉम्बिंग करेंगे, आप ड्राई जो है आपके हेयर होने चाहिए। ये नहीं कि आपके जो बाल है वो गीले हैं और आप कॉम्बिंग कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि ये बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। अब आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपने क्या करना है, ग्लास रोड को सिल के साथ रब करना, ठीक है। ग्लास रोड नहीं है, चलो कॉम तो होगा, घर में सभी के होगा। कॉम आपने ड्राई हेयर में आपने क्या करना है, कॉम को घुमाते रहना, घुमाते रहना। मैं नहीं घुमा सकता, ठीक है, हेयर होंगे तभी घुमाऊंगा। आपने ड्राई हेयर को क्या करना है, कॉमिंग करना है। उसके बाद स्मॉल अपने ब्रदर जैसे थ्रो बोल रहे हैं कि छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर आप काट के नीचे रख दो टेबल के ऊपर। जैसे आया आपने 1-2 मिनट आपने कॉमिंग की, फिर आपने क्या करना है, उसको कॉम को वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर लेके जाना है। फिर आपने देखना है कि वहां पर क्या हो रहा है कि वो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं कॉम की तरफ। जैसे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉम के साथ लग रहे हैं, जैसे ही कॉम के साथ लग रहे हैं फिर नीचे गिर रहे हैं, मतलब उसके साथ अटैच नहीं होंगे। जैसे ही वो लगेगा उसके बाद वो गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, समझ आ रही है क्यों? क्योंकि बिट्स ऑफ पेपर तो क्या थे हमारे पास, अगर हम बिट्स ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं तो बिट्स ऑफ पेपर दे आर न्यूट्रल। हम तो कॉम की बात कर रहे हैं कि कॉम में हम क्या कर रहे हैं, उसको जब कॉम भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारी थ्योरी हम करेंगे। आपको बहुत सारी मैंने एग्जांपल दे दी हैं अब चार्ज की, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ एक बातें और बताना चाहता हूं। पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर कंडक्टर्स, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही हुआ, आपने कंडक्टर पढ़ा है। कंडक्टर क्या होते हैं, द मटेरियल्स which easily allow flow of electric charge through them, जो अपने में से चार्ज को इजीली फ्लो करने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास ही नहीं होता है, द मटेरियल्स which do not allow electric charges to pass through them, they are called insulators। ये बात क्लियर होगी, क्लियर है, कंडक्टर और इंसुलेटर में बारे में पता चल गया। उसके बाद मैं क्या आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो दो चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड लाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें तो वो होगा पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। तो लाइक चार्जेस दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई। चलो फिर आगे। अब हमारे पास क्या आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन थ्योरी करा रहा हूं मैं अब आपको, ध्यान से सुनो। ये बात समझ आ गई? हाँ, है तो सिंपल है, अभी सिंपल है, ये है ही सिंपल है। फिजिक्स +2 की बहुत सिंपल है, पता नहीं आपको कैसे हुआ लग रहा है, राइट। मैं भी जब पढ़ता था मुझे भी मुश्किल लगती है, लेकिन जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया मुझे लगा कि इससे इजी सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, इंटरेस्टिंग और इजी। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। कौन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी वैसे तो। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है, अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो जो मैं बोलूंगा आपने लिखना है, इसके नोट्स बनाने में आपको फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। बार बार वीडियो देखो, आप नोट्स बनाना आप शुरू कर दोगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आगे आगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो आप पहले डरते हो, है ना, मैं डरा रहा हूँ आपको पहले। अब ध्यान से सुनना, जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो हर एटम जो है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। मतलब एटम क्या है, एटम क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स व्हिच कंटेन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, यही पढ़ी हुई है ना हमने, कि अगर हमसे पूछे कि एटम क्या होता है तो हमको बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स व्हिच कंटेन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है वो एटम से बना है, और एटम में क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप हाई क्लासेस में जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो वो क्या बोलता है कि हमारे पास हर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। पढ़ाया, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके अराउंड क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो घूम रही है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और भी बहुत होते हैं। आपने वो मिजॉन्स, हाइड्रॉन्स, वो बाद में आपने जो है वो आपको बताएंगे क्या होते हैं, कायोन्स, पायोन्स, जब आप आगे जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। एटम जो है दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल, मतलब जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एटम जो है दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर उतना ही उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब एटम हमेशा न्यूट्रल होगा। तो नेट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो। नेट चार्ज क्या होगा, क्योंकि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब नेट चार्ज उसके ऊपर क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जो मैटर होता है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि एटम से मैटर बन रहा है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमारा मैटर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये बात क्लियर हुई। अब जो एटम्स हैं डिफरेंट सब्सटेंस के, ध्यान से सुनना, डिफरेंट सब्सटेंस के एटम हैं that hold the electrons in the outermost shell of the atom। मतलब हमारे पास जो उनका जो, मान लो सपोज करो हमारे पास कोई एटम है, एटम के आउटर मोस्ट शेल होंगे, राइट। तो हर एटम जो है डिफरेंट सब्सटेंस का, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट शेल, और होंगे डिफरेंट होंगे और लूजली बाउंड होंगे, राइट। हर का अपना अपना है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो K, L, M, N ऐसे होते हैं, राइट। और हर की जो अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब हम डिफरेंट मटेरियल लेंगे, डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट एटम्स होंगे। तो डिफरेंट सब्सटेंस जो है दैट होल्ड इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटम, राइट। और उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जब हम, मेरी बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे जो एटम्स है डिफरेंट सब्सटेंस के, दे होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, ठीक है। मतलब उनकी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी अट्रैक्शन भी डिफरेंट होगी। मतलब हर चीज, हर एटम की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पास मटेरियल कोई भी हो सकता है, ग्लास रोड है, फर है, वूल है, प्लास्टिक है, राइट, क्लियर है। तो हर के पास एटम होता है, और हर एटम जो है डिफरेंट सब्सटेंस का, उसके ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कहता कि जब ये दोनों बॉडीज को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, कोई भी डिफरेंट मटेरियल हमने दो ले ली, जब हम उनको क्या करते हैं, रब करते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं रब कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, क्लियर है। और इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में, और मेरे में भी एटम, मैं भी एटम का बना हूं, तो मेरे भी आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो जब हम इनको रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑफ द बॉडीज दे गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बात समझ आई? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द बॉडी वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ट्रांसफर हो गए, मान लो मैं ये इसके साथ रब कर रहा हूं, मेरे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। मेरे में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो मेरे ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। मेरे में डेफिशिएंसी क्रिएट होगी ना, डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, वहां पर जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि हम जब बात बोलते हैं कि हम तो बोलते हैं स्टैटिक, दे आर नॉट मूविंग, वो तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। हम बात क्या बोल रहे हैं, आपके लिए मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि स्टैटिक चार्जेस मतलब चार्जेस एट रेस्ट। और जब मैं रब कर रहा हूं, जब मैंने बोला ही है कि वो क्या होते हैं, रेस्ट के ऊपर होते हैं, वो मूव कैसे करके, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया, सोचना और मुझे भी बताना है, राइट? क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, आपके पास बुक्स पहुंच गई हैं सभी के पास, राइट? बुक्स उठाओ, उसमें देखो और मुझे आंसर बताओ कि मैं क्या बोल रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसमें से जाएंगे उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, द मटीरियल गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेट नेगेटिवली चार्ज, और जिसमें से गया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात आपको समझ आई जो मैंने क्वेश्चन बताया कि मैं तो बोल रहा हूं कि चार्जेस एट रेस्ट, लेकिन ये चार्ज तो मूव कर रहे हैं, ये तो ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं, हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो गए तो रेस्ट में हुए ही नहीं। इस क्वेश्चन को आपने सोचना है और मुझे बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके लिए एक हो गया, नहीं समझ आया तो मैं बैठा हूं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। उसके बाद आ गया हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो आज हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, राइट? ये थोड़ी बहुत है इंट्रोडक्शन, इसको हम करेंगे, उसके बाद फिर हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हमने किसी बॉडी को चार्ज करना है, आप मोबाइल को चार्ज करते हो, क्या करते हो, वो क्या करते हो, हाँ क्या करते हो? अगर आपने मोबाइल को चार्ज करना है तो आप क्या करते हो, आप चार्जर लेके वो पिन उसमें लगा देते हो, स्विच को ऑन कर देते हो। तो इसका मतलब सबसे पहला हमारे पास जो चार्जिंग का मेथड है, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, राइट? मतलब सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा मतलब जोर नहीं लगेगा हमें समझने के लिए। मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया हुआ है। अब मैंने इस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसे रख दिया तो इसका चार्ज उसमें ट्रांसफर हो गया। मतलब ये बॉडी कैसे चार्ज हुई, अगर मैंने इस बॉडी के साथ इसका फिजिकली क्या किया, कांटेक्ट करवाया, राइट? अगर ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब इसका चार्ज इसमें भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इट विल गेट चार्ज्ड। तो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। मतलब आपके पास कोई भी ग्लास रोड है, आपने सिल के साथ रब की है, ध्यान से सुनना, आपके पास एक ग्लास रोड है, आपने उसको सिल के साथ रब कर दिया, ग्लास रोड के ऊपर चार्ज आ गया, आपने उस ग्लास रोड को किसी और ग्लास रोड के साथ लगा दिया तो उस ग्लास रोड का चार्ज उसमें भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? कुछ चार्ज जो उसमें ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब वो रोड भी क्या होगी, चार्ज होगी बाय फिजिकल कांटेक्ट। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, राइट? नंबर 2, उसके बाद हमारे पास आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो हम पहले से बात कर रहे थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रब करते हो तो एक अपोजिंग फोर्स जो है वहां पर क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। आपने 10th में शायद +1 में पढ़ा है फ्रिक्शन, ठीक है?
अब हम यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप दो बॉडीज को रब करते हो, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, राइट, दे गेट चार्ज, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी डिवॉल्व्ड ऑन द बॉडीज व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। समझ आई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रिसिटी डिवॉल्व्ड ऑन द बॉडीज व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में आपको बताऊंगा, नोट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो है वो हमारे पास है क्या। मैं आपको लिखाऊंगा कि इस सीरीज में जो पहला आएगा और जो उसके बाद के साथ रब होगा, मतलब जो पहली आइटम आएगी उसको अगर आप उसके बाद वाली आइटम से रब करोगे तो पहली आइटम में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी आइटम में क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान से सुनना है। मतलब मैं आपको एक सीरीज बताऊंगा, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बता देगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछे व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी डिवॉल्व ऑन द बॉडी व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी आपको बता दी। अब ग्लास रोड की एग्जांपल मैंने आपको बता दी, राइट, फ्रिक्शन की। अब आपने देखा होगा कि आजकल वो घास वाले कारपेट चले हुए हैं, है ना, घास वाले कारपेट चले हुए हैं, प्लास्टिक में लगता है कि घास है। अगर आप उसके ऊपर घूमते जाओ, सैर करते जाओ, उसके बाद अपने गेट को थोड़ा सा टच करने की कोशिश करनी है, या गाड़ी को टच करने की कोशिश करनी है, आपको करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप चल रहे थे आपके पैर उस कारपेट के साथ क्या हो रहा था? फ्रिक्शन हो रही थी। जब वो फ्रिक्शन हो रही थी तो वो चार्जेस जो हैं, जो डेवलप हुए आपकी बॉडी में, क्योंकि उस कारपेट के ऊपर भी डेवलप हुए, तो कारपेट के ऊपर भी क्या हुआ? चार्जेस डेवलप हुए, आपकी बॉडी के ऊपर चार्जेस डेवलप हुए। जैसे ही आपने गेट को हाथ लगाया, गेट क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है, तो जैसे ही आपने उसको हाथ लगाया तो चार्जेस जो है वो ग्राउंड हो गए। और आपको क्या लगा? किसी भी बॉडी में से जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको क्या लगता है? करंट लगता है। समझ आई? और एग्जांपल क्या है कि हमारे पास आपने कभी पेपर को प्रेस किया है? घर में 10 का नोट है, मान लो भीग गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको प्रेस करोगे ना, है ना। 2 नोट लेने हैं, आपने उसको भिगो देना, फिर उसको प्रेस करना शुरू कर देना है ना, बताना मत किसी को। तो प्रेस करना, फिर उसके बाद उनको क्या करना? पास में ले जाना, देखो बिल्कुल जुड़ जाएंगे, एकदम से जुड़ जाएंगे। क्योंकि जब आप उसको आयरन करते हो तो उसमें फ्रिक्शन होती है लोहे में, और वो जो आपका क्या है? नोट है, ठीक है। ज्यादा महंगा मत ना, 500 का नोट मत खराब कर देना, 2000 का नोट। तो जैसे ही आप उसको क्या करोगे? उसके ऊपर आयरनिंग करोगे तो थोड़ी देर बाद देखना कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे? चार्ज। फिर आपने क्या करना है? उसको एक न्यूट्रल नोट के पास लेके जाना, फिर देखना क्या होगा, वो चिपकेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑब्जर्व करना है इसको, मतलब वो चार्ज हो जाएंगे। और एक एग्जांपल है, कहता है कि ड्यूरिंग लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एरोप्लेन होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जो एरोप्लेन के जो नीचे टायर लगे, जैसे वो लैंड करता है या वो उड़ता है, वो टायर आते हैं ना नीचे, तो वो जो कहते हैं कि ड्यूरिंग लैंडिंग और टेकिंग ऑफ हमारे पास जो एयरक्राफ्ट के टायर हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्राउंड के साथ क्या होती है? फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो अगर हम उस टायर को कंडक्टिंग नहीं बनाएंगे, तो वो चार्ज जो है वो एरोप्लेन के लिए डेंजरस हो सकता है। समझ आई? क्यों? कि अब देखो, ध्यान से देखना, जब एरोप्लेन उड़ता है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके साथ लगते भी हैं, राइट। जब उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ स्ट्राइक करेंगे तो इसका मतलब फ्रिक्शन होगी। जब फ्रिक्शन होगी तो उस एरोप्लेन के ऊपर क्या आएगा? चार्ज आएगा, राइट। जैसे ही चार्ज आएगा, वो जैसे ही मतलब अगर वो चार्ज कहीं अर्थ ना हो, मतलब सीधा अर्थ ना हो, तो क्या होगा? वो चार्ज उसी के ऊपर रहेगा। अब कोई अपोजिट चार्ज अगर उसके पास आ गया,
कोई अपोजिट चार्ज अगर उसके पास आ गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो एरोप्लेन, समझ आ गई? हाँ। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टायर को बनाते हैं, वो टायर को थोड़ा सा कंडक्टिंग कर देते हैं, राइट। ऐसे ही आजकल जितनी भी गाड़ी है ना, जितनी भी फास्ट मूविंग हमारे पास कार्स हैं, जो उनके जो टायर हैं वो थोड़े से कंडक्टिंग होते हैं, क्योंकि जैसे ही कार चल रही है तो उसके ऊपर चार्ज तो आएगा ही आएगा, वो चार्ज क्या हो जाए, अर्थ हो जाए। तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया हुआ टायर, क्योंकि टायर जो है वो इंसुलेटर है, राइट, उसमें से अर्थिंग नहीं होगी, वो चार्ज अपने ऊपर ही रखेगा, राइट, लेकिन वो अर्थ नहीं होने देगा उसको। तो इसलिए हमने टायर को क्या बनाया हुआ है, कंडक्टिंग बनाया हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। अब कहते हैं जो व्हीकल्स हैं, दे कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत बड़े बड़े ट्रक हमारे पास आते हैं, कोई गैस यहाँ से भर के लेके जाता है, आपने देखा होगा, यहाँ मैदपुर में है हमारे पास, तो बड़े बड़े टैंकर आते हैं। तो आजकल तो उनके टायर जो है वो कंडक्टिंग कर दिए हुए हैं, लेकिन पहले ट्रक जितने बड़े होते जिसमें पेट्रोल आता था, डीजल आता था, या कुछ और इनफ्लेमेबल मटेरियल आता था, तो उस ट्रक के साथ आपने देखा ना कि पीछे ना वो मेटालिक रॉड्स होती थी। वो मेटालिक रॉड्स जो हैं, देखिए आपने, वो सजाने के लिए थोड़ा होती है मेटालिक रॉड्स, उनके पीछे एक रीजन होता है मेटालिक रॉड्स का, क्योंकि जैसे ही वो ट्रक चल रहा है तो फ्रिक्शन हो रही है, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो उनके साथ क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। तो जैसे ही वो फ्रिक्शन होती है तो बॉडी जो है, इसका मतलब बॉडी चार्ज होगी, और धीरे 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 उसके ऊपर इतना चार्ज आ जाता है कि स्पार्किंग में अकर, स्पार्क हो सकता है उसमें, ठीक है। तो जब स्पार्क होगा तो इसका मतलब इट विल कैच फायर, क्योंकि वो जो हमारे पास ट्रक होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी के पास होता है, ग्राउंड के पास भी होता है। तो हम मेटालिक चेन्स जो है वो वहां पर यूज करते हैं, ताकि जितना भी व्हीकल के ऊपर चार्ज जो आता है वो सारे का सारा क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो मेटालिक रॉड्स इसलिए लगाते हैं कि व्हीकल जब चल रहे हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो क्या हो जाए, ग्राउंड। आजकल तो हमारे पास टायर जो है वो कंडक्टिंग आ रहे हैं, ठीक है। बसेस, ट्रक, एरोप्लेन्स, स्पेशल रबड़ बनाई होती है, वो स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं, ताकि उनके ऊपर चार्ज हो, वो कम्युलेशन, चार्ज की कम्युलेशन ना हो, चार्ज कम्युलेट ना हो, और जैसे ही चार्ज उसमें प्रोड्यूस हो वो अर्थ हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड पॉइंट। वो पता चल रहा है, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, दोनों में फिजिकल कॉन्टैक्ट था, जब हम दो बॉडी को रब करेंगे तभी फिजिकल कॉन्टैक्ट ही होगा। या तो आप सिंपल, आपके पास चार्ज बॉडी है, उसको किसी अनचार्ज बॉडी के साथ लगाओ तो वो चार्ज हो जाएगी, इसका मतलब चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट है। अब हमने उसके बाद पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रब करना, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। द प्रोसेस बाय विच a neutral conductor is made electrically charged when placed near a charged object। आपने एक, मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, यहां तक इंसुलेटिंग स्टैंड है, राइट। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर है लेकिन अनचार्ज है। क्या है ये, अनचार्ज, राइट। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, और इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने रखा हुआ है। मैं यहां से एक रॉड लेके आता हूं, ये रॉड है हमारे पास, और इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लो ग्लास रॉड है कोई, इसके ऊपर पॉजिटिव, मैंने इसको इसके साथ देखो टच नहीं किया हुआ, मैंने इसको इसके साथ टच नहीं किया हुआ, इवन देन मैं बिल्कुल क्लोज लेके आया हूं, इसके साथ इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर यहां पर क्या आ जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, स्टिल दिस बॉडी इज न्यूट्रल। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज ने इसका जो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं होंगे, इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। तो जब मैं ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आता हूं तो इसने इसके सारे नेगेटिव चार्ज को इस तरफ को अट्रैक्ट कर लेना बॉडी के ऊपर, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इसने क्या किया, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम क्या कर दें, अगर ग्राउंड कर दें, या इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, तो हमारे पास ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी।
मेरी बात समझ आई? दिस इज नोन एज इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि मान लो ये मैंने पॉजिटिव चार्ज जो है इसको अर्थ कर दिया, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज सारा खत्म हो गया, क्या रह गया? यहाँ नेगेटिव चार्ज रह गया, तो इसका मतलब बॉडी चार्ज होगी। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं कि हमारे पास, ध्यान से पता चल गया इंडक्शन। इंडक्शन में हम फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करते, हम जस्ट उसको उसके पास लेके जाते हैं। हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। आपने उसको ऐसे ही चार्ज कर दिया, ना तो आपने उसको रब किया, ना ही आपने उसको टच किया, आप बिल्कुल उसके पास में लेके गए, आपने उसको टच भी नहीं किया, इवन देन वो बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी। क्लियर है? समझ आ गई? राइट। अब नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर देना है। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई? तो इंडक्शन का पता चल गया। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन का पता चल गया। इंड्यूस चार्जेस क्या होते हैं पता है आपको? ये चार्ज इंड्यूस हुए, इनको बोलते हैं द चार्जेस ऑन अ बॉडी विच गिव राइज टू इंड्यूस चार्ज ऑन अनदर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, दे आर नोन एज इंड्यूसिंग चार्जेस, एंड द चार्जेस अपीयर ऑन द बॉडीज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन आर नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। मतलब यहां पर ग्लास रोड ने जो ऊपर चार्ज था उसने इस बॉडी को क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। जो इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हुए दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम इसको? इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो चार्ज, इसके कारण ये चार्ज यहां पर प्रोड्यूस हुआ, इनको बोलते हैं हम इंड्यूसिंग चार्जेस। मतलब क्या बोलते हैं हम इसको? ये इंड्यूस कर रहे हैं और ये इंड्यूस्ड हो गए। क्लियर है? तो डेफिनेशन हम सिंपल लिख सकते हैं, द चार्जेस ऑन अ बॉडी विच गिव राइज टू इंड्यूस चार्जेस ऑन अनदर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, they are known as inducing charges, and the charges appearing on the bodies by the process of induction, they are known as induced charges. clear है? समझ आ गई? पता चल गया? अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला था, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि मेरे पास दो कंडक्टर हैं, राइट? एक कंडक्टर ये है, ये मैंने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, समझ आ गई? एक कंडक्टर बी है, मैंने इसके ऊपर इसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, मतलब रबड़ के ऊपर रखा हुआ है, और मैं आपको एक ग्लास रॉड दे रहा हूं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ग्लास रॉड जो है उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। आपने मुझे इनके ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाके बताना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दिस रॉड। समझ आ गई? मेरे पास एक ग्लास रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास दो कंडक्टर हैं, अलग अलग मैंने रखे हुए हैं, आप इनको कैसे भी रख सकते हो, ये फ्री है, लेकिन इस रॉड को इनके साथ आपने टच नहीं करना है, और मुझे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चाहिए। कैन यू डू दैट? 30 सेकेंड आपके पास, सोच के बताओ। बोलो बोलो। नहीं? चलो क्या करेंगे? मैंने क्या किया? इसको क्लोज कर दिया। जब मैंने इसके साथ लगा दिया, इनको आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन आपने चार बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं करनी है। नाउ ये दोनों जब आपस में जुड़ गए तो दे एक्ट एज अ सिंगल बॉडी। समझ आ गई? ये सिंगल बॉडी है, दो बॉडीज नहीं है, सिंगल बॉडी है। वैसे ये ए है और ये क्या है? बी है, लेकिन जब ये दोनों टच कर गई एक दूसरे के साथ तो ये सिंगल बॉडी बन गई, राइट? मैं ग्लास और इसके पास लेके आ रहा हूं। अब बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया? एक ही बॉडी बन गई ना। अब ऐसा नहीं होगा कि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव आएगा, या इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। नाउ इट एक्ट एज अ सिंगल बॉडी, तो इस तरफ को नेगेटिव आ गया, इस तरफ पॉजिटिव। जैसे मैं इसको पास में लेके गया तो इसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो गए। कौन से चार्ज? इंड्यूस्ड चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज होगा, और ये क्या है? इंड्यूस चार्ज। तो जैसे इसके ऊपर इंड्यूस चार्ज आए, आप इनको सेपरेट कर दो, यहां से पकड़ो, इसको ऐसे कर दो, यहां से पकड़ोगे तो चार्ज आपकी बॉडी से अर्थ हो जाएगा, राइट? आपने इसको इंसुलेट स्टैंड से करना है, ऐसे अलग कर देना है, तो एक के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। समझ आ गई बच्चा? क्लियर है? तो जैसे ही आपने इसको अलग किया तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बन गई,
और ये बॉडी क्या बन गई, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपको लिखा रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपने ध्यान से देखनी है, लिख लेनी है, याद कर लेनी है। तो ये बेसिक जो है वो मैंने चार्जेस का आज आपको इंट्रोडक्शन दे दी। कल हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज करेंगे, लेकिन आपने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और कुछ एक एक्सप्रेशन अगर हो सका तो हम करेंगे। तो आप ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यूसली पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ोगे तो मैंने फोन करने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, ध्यान से सुनना, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं ऊपर से नीचे की तरफ, या ऐसे लिख रहा हूं, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये इस तरह। ठीक है, पहला हमारे पास आ रहा है फर, फिर ग्लास, फिर वूल। फर पता ना, यस, ग्लास, वूल, फर, ग्लास, वूल, उसके बाद आ गया सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, ये दिख रहा है, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, मतलब सिल्क के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये एक ही लाइन में लिखने हैं, मतलब सीक्वेंस वही रहेगा, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स। ठीक है, याद करने का तरीका अगर आपको आता है तो ठीक है, तो मैं फिर बाद में बता दूंगा, लेकिन आपने इसको क्लेम ही कर लेना है। कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, एम्बर, रेजिन, ये आपने केमिस्ट्री में सारी चीजें पढ़ी होंगी, एम्बर, रेजिन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सल्फर, फिर आ गया रबर, एबोनाइट एंड टेफ्लॉन। सल्फर, एबोनाइट, ठीक है, सल्फर आ गया, एबोनाइट रोड आ गई, और उसके बाद आ गया हमारे पास, सल्फर के बाद रबर नहीं आया है ना, सल्फर, रबर, एबोनाइट एंड टेफ्लॉन। सल्फर, रबर, एबोनाइट एंड टेफ्लॉन, ये हमारे पास सीरीज है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। मतलब अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम ग्लास और ह्यूमन बॉडी को रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं ग्लास को ह्यूमन बॉडी के साथ रब करूंगा तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। क्वेश्चन समझ आया? तो इसमें क्या बोला है कि जो बॉडी अपीयर हो रही है अर्लियर इन द लिस्ट दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड whereas the later one is negatively charged। मतलब जो पहले होगी इस सीरीज में उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बाद में होगी उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैं ग्लास को ह्यूमन बॉडी के साथ रब कर रहा हूं तो ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। दूसरी बात, अगर मैं ग्लास रोड को फर के साथ रब करूंगा तो फर के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ग्लास के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मेरी बात समझ आई? अगर मैं ह्यूमन बॉडी को कॉटन के साथ रब करता हूं तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉटन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी कॉटन से क्या है, पहले है। अगर उल्टा करें कि ह्यूमन बॉडी और सिल्क की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अगर ह्यूमन बॉडी सिल्क की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिल्क के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सिल्क सीरीज में ह्यूमन बॉडी से क्या है, पहले है। इस बात को याद रखना है। ऐसे ही अगर हम ग्लास रोड को फर के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर हम ग्लास रोड को कहां, टेफ्लॉन के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, टेफ्लॉन के ऊपर, मतलब समझ आ गई ना आपको, जो सीरीज में अर्लियर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो सीरीज में बाद में है उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर हुई? तो हमारे लिए आज इतना ही बहुत है, क्योंकि लेक्चर जो है तो कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है लेक्चर को और बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। इसके बाद हम करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो अब आपके जो लेक्चर आएंगे सारे के सारे वो 40, 50, 1 आवर इतने आएंगे, क्योंकि हमने जो सिलेबस है उसको ध्यान से पढ़ना भी है और कंप्लीट भी करना है। ठीक है, आपने मुझे मैसेज कर देना है, देखो आपके ऊपर है, आप न्यूमेरिकल साथ में करना चाहते हो या आप न्यूमेरिकल्स बाद में करना चाहते हो, आपने मुझे बताना, क्योंकि बीच में जब मैं न्यूमेरिकल सीरीज डालता हूं ना तो कुछ एक बच्चे जो है ना वो छोड़ ही देते हैं, राइट। फिर उनको याद आती है कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस फैला हुआ, क्या करना पड़ के, मेरी बात समझ रहे हो, राइट।
तो अगर आपने न्यूमेरिकल सीरीज बाद में करनी है तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है। आपके मैसेज आने चाहिए मुझे, कम से कम भी हमारी क्लास में 70 बच्चे हैं अगर, तो 75 में से 65 की क्या आनी चाहिए, कंसेंट आनी चाहिए कि सर न्यूमेरिकल बाद में करने हैं, राइट। तो मैं देखूंगा रेशियो किसकी ज्यादा है। अगर मेरे पास आंसर यस 90 से अब है तो न्यूमेरिकल सीरीज आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैं वेट करूंगा शाम को कि आपकी जो कंसेंट है वो आई कि नहीं आई, ठीक है। टिल देन ध्यान से पढ़ना बेटा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।